Hello students, in this video of microeconomics, we will discuss about the importance and significance of law of diminishing marginal utility. The importance, under importance we will study theoretical importance and practical importance. We will study the exceptions of the law, apparent exceptions, real exceptions, and the criticisms of the law. Till now, what we have studied in law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility is a psychological phenomenon that as we go on using more and more units of a commodity, our intensity or want decreases and becomes zero after a certain point. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो इंटेंसिटी है उसे कंज्यूम करने की वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट पर आके। और जिस पॉइंट ऑफ पे आकर हमारी जो इंटेंसिटी है वांट की वो ज़ीरो हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते हैं। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। हमने प्रीवियस वीडियो में अजम्पशंस भी डिस्कस करे थे। The law of diminishing marginal utility states that as a consumer consumes more and more units of a specific commodity, utility from the successive units goes on diminishing. Firstly, the wants of a man are unlimited, but single want can be satisfied. As a man gets more and more units of a commodity, the desire of his want for that goods goes on falling. मतलब मैन की जो वॉन्ट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। जब किसी सिंगल वांट को हम फुलफिल करते हैं और उसी एक सिंगल वांट को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स हम कंज्यूम करते हैं, तो एक पॉइंट पर आकर हमारी जो वांट होती है उसकी जो डिज़ायर हो जाती है वो गिरने लग जाती है। अ पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द कंज्यूमर नो लॉन्गर वांट्स एनी मोर यूनिट्स ऑफ दैट गुड। मतलब ऐसा पॉइंट रीच हो जाता है जब हमें उस गुड का और यूनिट कंज्यूम करने की इच्छा होती ही नहीं है। Second, different goods are not perfect substitutes for each other in the satisfaction of various particular wants. कोई हमारी पर्टिकुलर वांट है तो उसकी नीड हमारी उस गुड से सेटिस्फाई होगी, कोई दूसरा गुड हम उसकी जगह यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें चाय पीने से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है तो हम चाय की जगह उस सेटिस्फैक्शन को कॉफ़ी से नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते। अगर हमें चाय से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो हम चाय ही पियेंगे, हम कॉफ़ी नहीं पी पाएंगे। थर्डली, देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर का टेस्ट होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये लॉ जो है वो इन 3 फैक्ट्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेनेशन है। सपोज अ मैन इज़ वेरी थर्स्टी, ही गोज टू द मार्केट एंड बाइज 1 ग्लास ऑफ स्वीट वाटर। एक मैन है, वो बहुत थर्स्टी है, वो मार्केट जाता है और एक बॉटल ऑफ वाटर परचेज करता है। द ग्लास ऑफ वाटर गिव्स हिम इमेंस प्लेजर। जब वो पानी पिएगा तो उसकी प्यास बुझेगी और उसे बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। और वी से द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हैज़ ग्रेट यूटिलिटी फॉर हिम। जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से उसे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इफ़ वी टेक सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, अगर वो दूसरा ग्लास लेगा पानी का, द यूटिलिटी विल बी लेस देन द फर्स्ट वन। जो पहली ग्लास ऑफ वाटर से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो हमेशा कम होगा सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में। फिर वो थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिएगा तो उसका सेटिस्फैक्शन और डिक्लाइन होने लग जाएगा और धीरे धीरे उसका सेटिस्फैक्शन नेगेटिव तक पहुंच जाएगा। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 20 थी। हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या था, हाईएस्ट था। सेकंड में हमारी कम हुई, 12 पर आई। थर्ड में हमारी और कम हुई, 8 पर आई। फोर्थ में हमारी और कम हुई, 2 पर आ गई। फिफ्थ में हमारी यूटिलिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इस पे हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम है। फिर 6 ग्लास में हमारी नेगेटिव हो गई, अब हमें पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट आ गया जब पर हम कंजम्पशन करेंगे ही नहीं पानी का। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। दो वॉन्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर अनलिमिटेड इन नंबर, येट ईच इंडिविजुअल वॉन्ट इज सेटाइबल। मतलब हर एक पर्सन की वॉन्ट क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो इंडिविजुअल वांट होती है उसे हम पूरा सेटिस्फाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द मोर वी हैव अ कमोडिटी द लेस वी वांट टू हैव मोर ऑफ इट। जब हम किसी एक कमोडिटी का बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं
तो फिर एक पॉइंट पर आके हम उस कमोडिटी का बहुत कम कंज्यूम करते हैं. दिस लॉ स्टेट दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, the utility derived by the consumer from the additional units, that is a marginal utility, goes on decreasing. जैसे हम किसी कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एडिशनल बेनिफिट अ पर्सन derives from a given increase of a stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. अब हम क्या डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस या फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस क्या हैं. जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो फेल हो जाता है. These conditions are called exceptions to this law. इसे हम क्या बोलते हैं, exceptions law को. Most of the exceptions are apparent rather than real. ठीक है, apparent exceptions भी डिस्कस कर रही हूँ. सबसे पहले when the consumed units are very small. जब हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत स्मॉल कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल, हम सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं जिस प्रपोर्शन में हम अगर ज़्यादा कंज्यूम करते तो अगर बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. अगर हम ड्रॉप्स ऑफ वाटर पिएंगे तो वो थर्स्टी मैन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा. व्हेन द कंज्यूम यूनिट्स आर वेरी स्मॉल, the law will not apply where the units are very small for consumption purposes. For example, drops of water to a thirsty man. Second, when a hobby is developed for rare collections. कभी कभी किसी पर्सन की क्यूरियोसिटी के कारण या रेयर ऑब्जेक्ट्स के कारण हमारे अंदर एक हॉबी डेवलप हो जाती है कोई चीज़ को कलेक्ट करने की, मतलब इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट करें, इसका स्टॉक क्रिएट करें. तो ऐसे में क्या होता है, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के कारण हमें सेटिस्फैक्शन हमारा बढ़ता जाता है. ठीक है, तो इन केस ऑफ क्यूरियस एंड रेयर ऑब्जेक्ट्स, आप सेकेंड पॉइंट देख सकते हैं स्लाइड में, रेयर कलेक्शन. इन केस ऑफ क्यूरियस एंड रेयर ऑब्जेक्ट्स, एडिशन टू एग्जिस्टिंग स्टॉक विल गिव मोर यूटिलिटी. एग्जिस्टिंग स्टॉक में हम और ऐड करेंगे तो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा. फॉर इंस्टेंस अ स्टैम्प कलेक्टर, एक स्टैम्प कलेक्टर है, विल अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू एवरी न्यू एल्बम विच इज़ मोर प्रेशियस फॉर हिम. तो वो हर एक नई एल्बम के लिए उसको नए चीज़ें कलेक्ट करने में उसे इम्पोर्टेंस देगा वो. सिमिलरली अ मैन हु हैज़ द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ऑटोग्राफ्स विल फील मोर सेटिस्फाइड विथ एवरी सक्सेसिव ऑटोग्राफ ही इज़ एबल टू कलेक्ट. मतलब एक पर्सन जो ऑटोग्राफ कलेक्ट करता है उसे जितने ज़्यादा ऑटोग्राफ मिलेंगे वो उसका सेटिस्फैक्शन और फील करेगा वो उसे कलेक्ट करने में. ठीक है, इफ़ देर आर ओनली 2 डायमंड्स इन द वर्ल्ड, द पोजीशन ऑफ सेकेंड डायमंड विल पुश अप द मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, अगर 2 ही डायमंड्स है वर्ल्ड में और एक हमारे पास है और सेकेंड वाला भी हमारे पास आ गया तो क्या होगा, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा. ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का. मतलब रेयर कलेक्शंस में लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगता है, हम ज़्यादा कलेक्ट करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स. अ ड्रंकर्ड इज सेड टू ऑब्टेन इंक्रीजिंग यूटिलिटी फ्रॉम ईच एडिशनल पैग ऑफ वाइन, बट द केस ऑफ ड्रंकर्ड इज ऑब्वियसली abnormal since his mental outlook is changed after he tastes the first peg of liquor. अब केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई पर्सन लिकर ड्रिंक करता है 1 पैग ऑफ वाइन, तो उसको ड्रिंक करने के बाद उसकी मेंटल कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. और मेंटल कंडीशन चेंज करने के बाद उसकी और ड्रिंक करने की इच्छा होती है और जितना ज़्यादा वो ड्रिंक करता है उससे उसको और अच्छा फील होता है, उसको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स. नेक्स्ट है, इफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट कंज्यूमिंग इट. It is also said that the utility of a commodity begins to increase if large number of people begin to use it. अगर ज़्यादा लोग उस चीज़ को यूज़ करने लग जाते हैं तो उससे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलने लग जाता है. अगर
कोई एक चीज़ को सभी लोग मिलके खा रहे हैं तो वो ज़्यादा खाएंगे, उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। साथ में मिलके कोई चीज़ खाते हैं तो ज़्यादा कंज्यूम होती है वो, ठीक है। फिर फॉर कलेक्टिंग मनी, अब जब हम एप्लीकेशन टू मनी, एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स मोर एंड मोर मनी, किसी भी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। द मोर द मनी ही गेट्स स्टिल मोर ही वॉन्ट्स टू गेट इट, जितना ज़्यादा उसे पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा उसको और कमाने की इच्छा होगी। तो इसमें ये लॉ नहीं लगता, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। सम पर्सन्स लॉन्ग फॉर पावर, किसी पर्सन को पावर चाहिए, किसी पर्सन को ज़्यादा पावर मिल गई तो उसे और ज़्यादा पावर चाहिएगी। जैसे पॉलिटिशियंस है, एक बार वो इलेक्ट हो जाएंगे फिर वो उससे भी ऊपर की पोजीशन के लिए डिज़ायर करेंगे, फिर उससे और हायर पोस्ट के लिए डिज़ायर करेंगे। तो इसमें भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है। अगर हम कॉइन्स का कलेक्शन कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा कॉइन्स हम कलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन होगा, तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का। ऑल अदर इकोनॉमिक लॉज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। जो सारे इकोनॉमिक लॉज है वो इसी के बेसिस पे। थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो गाइड करता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो डिमिनिश होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है जब वो कोई भी कमोडिटी की सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कमोडिटी को वो कंज्यूम करने लग जाता है। दो द प्राइस ऑफ द आर्टिकल डज नॉट चेंज, भले ही प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अगर कोई कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो उसकी जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा। ही स्टॉप्स हिज एक्सपेंस एट दैट पॉइंट वेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड इक्वल्स यूटिलिटी लॉस्ट। वो अपना उस कमोडिटी का कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा जब उसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो किसके बराबर हो जाए, यूटिलिटी लॉस्ट के बराबर। यूटिलिटी डिराइव्ड इज इक्वल्स टू यूटिलिटी लॉस्ट, मतलब उसे कंज्यूम करने से कोई सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। इन दिस वे दिस लॉ फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ये लॉ किसका बेसिस बन जाता है, कौन से कॉन्सेप्ट का, कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट का। सेकेंड पॉइंट, बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। Because the consumer derives diminishing utility from each additional unit, therefore he will have less demand for additional unit. मतलब कंज्यूमर की यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, इसलिए उसकी डिमांड भी एडिशनल यूनिट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Thus this law of diminishing marginal utility is the basis of law of demand. जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका बेसिस कौन बनता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला लॉ। बेसिस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो बेसिस है किसका, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का या फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। जो भी कंज्यूमर है वो अपनी टोटल इनकम को केवल एक ही कमोडिटी को परचेज करने में नहीं लगाएगा, उसके बजाय वो स्पेंड करेगा डिफरेंट कमोडिटीज़ में अपने मनी को इस तरह से कि वो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव कर पाए, मतलब वो सेटिस्फैक्शन डिराइव कर पाए हर एक कमोडिटी से जो वो परचेज कर रहा है इन सेम रिलेशनशिप विद द प्राइस। जितना प्राइस उस कमोडिटी में लगा रहा है उतना उसको सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ वैल्यू। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका अपना ही इम्पोर्टेंस है इन फील्ड ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो। When the supply of an article increases, जब किसी आर्टिकल का सप्लाई बढ़ता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो जाता है और उसका प्राइस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कोई आर्टिकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलेगा तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो भी कम हो जाएगा और जो प्राइस है उस चीज़ का वो भी कम हो जाएगा। इसलिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज। ये हमारे थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस थे। अब हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। ये जो लॉ है वो हेल्पफुल रहता है इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड गुड्स ऑल्सो, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है एक कमोडिटी को
तो उसका जो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन है वो कम हो जाता है। तो वो क्या करेगा, वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करेगा। सोप में भी अलग अलग वेराइटी ऑफ सोप्स निकाल लेगा, अलग अलग फ्रेग्रेंस के सोप्स निकाल देगा, ठीक है। तो वो वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स निकालेगा जिससे कोई भी कस्टमर एक ही ऑब्जेक्ट से बोर ना हो जाए, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल फुल ना हो जाए, ठीक है। इसलिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इंस्टेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ आर्टिकल। इसलिए प्रोड्यूसर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, सेम टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन। जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है टैक्स लगाने में और सब्सिडी ग्रांट करने में। पुअर पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जो गरीब लोग होते हैं उनको टैक्स से में हम छूट देते हैं, और जो रिच पीपल होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि रिच पीपल के पास लोअर मार्जिनल यूटिलिटी होती है। रिच पीपल के पास क्या होता है, लोअर मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की, मतलब मनी की वैल्यू कम होती है रिच के पास, और पुअर पीपल के पास मनी की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ सोशलिज्म। द यूटिलिटी ऑफ वेल्थ फॉर रिच पीपल इज लेस दैन दैट ऑफ द पुअर पीपल। जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है किसका, वेल्थ का, रिच पीपल के पास कम है एज कम्पेयर टू पुअर पीपल। दैट इज वाई वेल्थ कलेक्टेड फ्रॉम रिच इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर फॉर प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। इसलिए हम ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते हैं रिच से, और फिर गवर्नमेंट उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है किससे, पुअर को। उससे क्या होता है, सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है। फोर्थ पॉइंट, द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। जो ये लॉ होता है वो हेल्प करता है डिफ्रेंशिएट करने में या डिस्टिंक्शन क्रिएट करने में, किसमें, वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। कैसे, वाटर हैज़ ग्रेटर वैल्यू, वाटर की वैल्यू बहुत ग्रेट है इन यूज, बट इट इज़ नॉट स्केर्स इन रिलेशन। मतलब वाटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यूज़ में, मतलब वाटर बहुत सारे यूजेस में यूज़ आता है और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है, लेकिन वो स्केर्स नहीं है, वो कम नहीं है। हमें वाटर इजीली मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। उसकी वो स्केर्स नहीं है इन रिलेशन टू डिमांड। जितना हमारे वाटर की डिमांड है उतना हमें वाटर मिल जाता है ना। इसलिए वाटर की कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, हेंस इट हैज़ नो वैल्यू इन एक्सचेंज। क्योंकि वाटर हमारे पास अबंडेंस में है, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे देकर वाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर डायमंड है, डायमंड क्या है, स्केर्स इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड ज़्यादा है लेकिन वो चीज़ हमें मिल नहीं सकती, सो इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इन एक्सचेंज। इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेट है एक्सचेंज में, ठीक है। वाटर की वैल्यू ग्रेट है यूज़ में और डायमंड की वैल्यू ग्रेट है एक्सचेंज में, दो इट हैज़ नो वैल्यू इन यूज़। डायमंड की कोई वैल्यू यूज़ में नहीं है। टू कंक्लूड, अ कमोडिटी विच हैज़ अ लार्ज सप्लाई हैज़ लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। जो भी कमोडिटी लार्ज है सप्लाई में, उसकी लेस वैल्यू होती है एक्सचेंज में। ये हम कैसे समझ पाते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। नेक्स्ट है, अब हम लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक, क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ। क्रिटिसिजम्स ऑफ द लॉ में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हम न्यूमेरिकली फॉर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते। फीलिंग्स को, इमोशंस को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते कार्डिनली या फिर न्यूमेरिकली। इट कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली। हम यूटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते, सेटिस्फैक्शन को, फीलिंग्स को कैसे मेजर कर सकते, ऑर्डिनरी। दैट इज द ऑर्डर ऑफ यूटिलिटी एज टू हायर और लोअर यूटिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। हम ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं कि इतना कंज्यूम करने से हमारा सेटिस्फैक्शन हायर होगा, फिर हमारा सेटिस्फैक्शन कम होगा, फिर उससे कम होगा, ठीक है। हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो लोअर लेवल ऑफ हमारा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसे कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते, ऑर्डिनरीली मेजर कर सकते हैं। फिर अनरियलिस्टिक कंडीशन। जो ये लॉ है वो किस पे बेस्ड है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन पे बेस्ड है। कोई भी चीज़ को हम कंटिन्यूअसली, ज़रूरी नहीं है हमेशा कंज्यूम कर पाएँ, होमोजेनिटी होना ज़रूरी नहीं है, कॉन्स्टेंटली होना ज़रूरी नहीं है, रैशनैलिटी होना हमेशा ज़रूरी नहीं है कंडीशंस में। थर्ड पॉइंट है इनएप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। मतलब ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा बल्कि कमोडिटी पे। बल्कि कमोडिटी जैसे टीवी है, स्कूटर है, हाउस है, इन सब में ये लॉ अप्लाई होता ही नहीं है ना, ये एब्सर्ड हो जाता है इस केस में लॉ। फिर फोर्थ है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी।
द लॉ अनरियलिस्टिकली अज्यूम्स कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब लॉ क्या अज्यूम कर लेता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो क्या है, सेम है। लेकिन क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है, कभी कांस्टेंट होती ही नहीं है, वो चेंज होती रहती है और वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस को भी क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिजम्स थे इस लॉ के। भले ही इस लॉ में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं और इसकी वैलिडिटी पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन फिर भी ये लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की स्टडी में। I hope that through this video you have clearly understood the law of diminishing marginal utility. Thank you.